नमस्कार। आज हम सीधे केरल उच्च न्यायालय के एक हालिया और बड़े ही दिलचस्प फैसले पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। मामला जुड़ा है शादी के सर्टिफिकेट से, खास तौर पर स्पेशल मैरिज एक्ट मतलब विशेष विवाह अधिनियम के तहत जारी होने वाले प्रमाण पत्रों से। सोचिए, किसी की शादी किसी तारीख को हुई, लेकिन जब सरकारी सर्टिफिकेट मिला तो उसमें शादी की तारीख ही गायब है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखी है। हाँ, अजीब है ना? यही हुआ अतुल दीनी और अतुल्या राज के साथ। जी बिल्कुल। ये अपने आप में एक अनोखा मामला सामने आया। हमारे पास इस पूरे मामले अतुल दीनी बनाम जिला रजिस्ट्रार केरल के फैसले की पूरी जानकारी है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सर्टिफिकेट में कौन सी तारीख होनी चाहिए, नहीं, बल्कि ये एक बड़ी बहस छेड़ता है। क्या सरकारी नियम और जैसे इस केस में सॉफ्टवेयर की सीमाएं कानून के जरूरी प्रावधानों पर भारी पड़ सकती हैं? हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आज के डिजिटल दौर में। तो चलिए इस पूरे वाक्य और इसके पीछे के जो कानूनी दांवपेच हैं उनको जरा समझते हैं। ये कहानी सिर्फ एक तारीख की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, कानून और कहीं ना कहीं आम नागरिक की परेशानी के बीच की है। तो हुआ यूं कि अतुल दीनी और अतुल्या राज, इन्होंने 10 जुलाई 2022 को हिंदू रीति रिवाजों से शादी की। सब कुछ ठीक था, पारंपरिक तरीके से शादी संपन्न हुई। जी लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब उन्हें विदेश जाना था। वे लोग शायद बाहर काम करते थे। हाँ, ऐसा ही था। उन्हें अपने काम के सिलसिले में आधिकारिक कामों के लिए अपनी शादी को कानूनी तौर पे रजिस्टर करवाने की जरूरत पड़ी। और इसके लिए उन्होंने चुना विशेष विवाह अधिनियम 1954 का रास्ता। जी, और खास तौर पे इस अधिनियम की धारा 15 का ये समझना जरूरी है। ये धारा उन लोगों के लिए है जिनकी शादी पहले ही किसी और रीति रिवाज से हो चुकी है। अच्छा। मतलब वो उसे बाद में इस एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना चाहते हैं। ये उन शादियों से अलग है जो शुरू से ही इस एक्ट के तहत मैरिज ऑफिसर के सामने होती है ना, ये वो नहीं है। बिल्कुल। तो ये पोस्ट फैक्टो रजिस्ट्रेशन जैसा हुआ एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। तो उन्होंने आवेदन किया और 1 अक्टूबर 2022 को उन्हें विवाह अधिकारी से सर्टिफिकेट मिल भी गया, सर्टिफिकेट नंबर 82022। लेकिन यहीं से, जैसा आपने कहा, असल दिक्कत शुरू हुई। सर्टिफिकेट में सिर्फ रजिस्ट्रेशन की तारीख थी 1 अक्टूबर 2022। उनकी शादी की जो असली तारीख थी 10 जुलाई 2022, उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। ये वाकई एक बड़ी समस्या थी उनके लिए, क्योंकि जैसा आपने बताया, विदेश में या कई सरकारी कामों में भाई आपको शादी की असल तारीख का प्रमाण देना होता है। हाँ बिल्कुल। सिर्फ रजिस्ट्रेशन की तारीख वाला सर्टिफिकेट तो अधूरा था, शायद उनके किसी काम का भी ना रहता। और उन्होंने ये भी दिखाया कि भाई ऐसा हमेशा से नहीं था। उन्होंने कोर्ट में पुराने सर्टिफिकेट्स के उदाहरण भी पेश किए, 2006 के, 2008 के और यहाँ तक कि 2021 में जारी हुए सर्टिफिकेट्स भी। अच्छा। हाँ, और उन सब में शादी की असल तारीख और रजिस्ट्रेशन की तारीख दोनों साफ साफ लिखी होती थी। तो सवाल उठा कि भाई अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अचानक ये बदलाव क्यों? जाहिर है ये जानने के बाद उन्होंने इसे ठीक करवाने की कोशिश तो की होगी। बिल्कुल की। पहले वो 13 अक्टूबर को विवाह अधिकारी के पास गए, फिर जब वहां बात नहीं बनी तो 27 अक्टूबर को जिला रजिस्ट्रार के पास पहुंचे। और नतीजा? नतीजा सिफर। दोनों जगहों से उनका अनुरोध खारिज कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि सर्टिफिकेट में बदलाव नहीं हो सकता। कमाल है। लेकिन क्यों? अधिकारियों का तर्क क्या था? क्या कोई नया नियम आ गया था या कोई सर्क्यूलर था? नहीं, कोई नया कानून या नियम नहीं। अधिकारियों का तर्क, जैसा मैंने कहा, बड़ा ही अजीब था। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र में शादी की असली तारीख लिखने का कोई कानूनी प्राविधान ही नहीं है। क्या? कानूनी प्राविधान नहीं है? ये कैसे हो सकता है? यही तो। और उन्होंने इसका कारण बताया, एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है PARL, पैकेज फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन लॉज। पर्ल सॉफ्टवेयर। मतलब टेक्नोलॉजी को जिम्मेदार ठहरा दिया। हाँ बिल्कुल। उनका कहना था कि आजकल शादी के सर्टिफिकेट इसी सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक बनते हैं और ये सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है कि इसमें शादी की असली तारीख डालने का या फिर एक बार बन गए सर्टिफिकेट में कोई बदलाव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब पहले जब हाथ से सर्टिफिकेट बनते थे तब तो शादी की तारीख डालते थे अधिकारी। हाँ, डालते थे। लेकिन अब क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गया है जिसमें वो फील्ड ही नहीं है,
तो वो तारीख डाल ही नहीं सकते, ये कहना था उनका। उन्होंने बिल्कुल यही कहा। दावा ये था कि ये सॉफ्टवेयर प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए लाया गया था और उसे जानबूझकर सरल रखा गया है। इसीलिए अब वो सॉफ्टवेयर के बनाए सर्टिफिकेट में कोई बदलाव नहीं कर सकते और ना ही उसे दोबारा इशू कर सकते हैं। ये तो बड़ी अजीब दलील है। मतलब प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के नाम पर आप कानून की जरूरत को ही नजरअंदाज कर देंगे। हाँ, यही तो विरोधाभास था और याचिकाकर्ताओं के लिए कितनी बड़ी परेशानी थी कि उन्हें अपना पूरा और सही कानूनी दस्तावेज ही नहीं मिल रहा था। तो फिर मामला अदालत पहुंचा, केरल उच्च न्यायालय। उनका क्या कहना था इस पर? क्या अदालत ने ये मान लिया कि भाई सॉफ्टवेयर की सीमा है तो कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। केरल उच्च न्यायालय ने अधिकारियों की इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट ने सबसे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट की 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल को ध्यान से देखा। 5वीं अनुसूची? अच्छा, इसमें क्या खास बात है? ये अनुसूची उस सर्टिफिकेट का लीगल फॉर्मेट बताती है जो धारा 15 के तहत रजिस्ट्रेशन होने पर जारी किया जाना है। मतलब जब शादी पहले हो चुकी हो और बाद में रजिस्टर हो रही हो। ठीक है। और न्यायालय ने पाया कि इस कानूनी फॉर्मेट में, एक्ट में दिए गए फॉर्मेट में बाकायदा एक खाली जगह छोड़ी गई है जहां शादी संपन्न होने की वास्तविक तारीख भरी जानी है। अच्छा, फॉर्मेट में ही जगह है। हाँ, फॉर्मेट में कुछ ऐसा लिखा है कि उक्त विवाह आज दिनांक को पंजीकृत हो गया है, जो से प्रभावी है। ओहो, तो ये जो खाली जगह है ये शादी की मूल तारीख के लिए ही है? बिल्कुल, कोर्ट ने यही कहा। तो मतलब कानून में तो प्रावधान है, स्पष्ट जगह है, लेकिन सॉफ्टवेयर में नहीं डाली गई। तो कोर्ट का रुख क्या रहा इस पर? कोर्ट का रुख एकदम साफ था। जस्टिस देवन रामचंद्रन की बेंच थी। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर की तकनीकी सीमाएं कानून की जरूरतों को खत्म नहीं कर सकती। ये कोई बहाना नहीं हो सकता। अगर पीआर सॉफ्टवेयर कानून के तय फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे सॉफ्टवेयर को ठीक करवाएं। ये नहीं कि नागरिकों को अधूरा दस्तावेज देकर टाल दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। कोर्ट ने साफ कहा कि तकनीकी कमी का बहाना बनाकर किसी के कानूनी अधिकार को, एक सही सर्टिफिकेट पाने के अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है कोर्ट की। मतलब टेक्नोलॉजी को कानून के हिसाब से चलना होगा, ना कि कानून को टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। एकदम। और कोर्ट ने एक और अहम बात स्पष्ट की। उन्होंने याद दिलाया कि धारा 15 का मामला है ये। हाँ। और धारा 15 के तहत रजिस्ट्रेशन उन शादियों का होता है जो पहले ही किसी और रीति रिवाज से संपन्न हो चुकी हैं। जी। इसका मतलब तो साफ है कि शादी की तारीख हमेशा रजिस्ट्रेशन की तारीख से पहले की ही होगी। हाँ, लॉजिकली तो यही है। तो अगर सर्टिफिकेट में वो पहली यानी असली शादी की तारीख ही नहीं लिखी तो वो सर्टिफिकेट अपने आप में अधूरा और यहाँ तक कि भ्रामक भी है। सही कहा, क्योंकि फिर ये पता ही नहीं चलेगा कि कानूनी तौर पर ये रिश्ता कब से शुरू माना जाए, असल में शादी कब हुई थी। हाँ। और इससे एक और समस्या खड़ी हो सकती थी, जैसा आपने पहले इशारा किया। लोगों को शायद दो सर्टिफिकेट रखने पड़ते, एक अपनी रीति रिवाज वाली शादी का सबूत जिसमें असल तारीख हो, हाँ, पंडित जी या काजी का दिया हुआ जी, और दूसरा ये अधूरा सरकारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये तो धारा 15 का जो मकसद रहा होगा कि एक ही मान्य दस्तावेज काफी हो जाए, उसे ही कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी दावा कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर से प्रक्रिया सरल और त्वरित हुई है, लेकिन इस मामले में तो याचिकाकर्ताओं को एक सही सर्टिफिकेट पाने के लिए अदालत तक आना पड़ा। तो ये कैसी सरलता और तेजी हुई? बिल्कुल, ये तो उल्टा और जटिल हो गया उनके लिए। बिल्कुल। तो अंत में अदालत ने बिना किसी लाग लपेट के फैसला सुनाया। उन्होंने विवाह अधिकारी को सीधे आदेश दिया कि वे अतुल दीनी और अतुल्या राज को एक नया संशोधित सर्टिफिकेट जारी करें, जिसमें शादी की असली तारीख लिखी हो। हाँ, जिसमें उनकी शादी की वास्तविक तारीख 10 जुलाई 2022 साफ साफ दर्ज हो। चलिए, कम से कम उस जोड़े की समस्या तो हल हुई। लेकिन क्या ये फैसला सिर्फ उन्हीं एक केस तक सीमित रहा या कोर्ट ने कुछ और भी किया? नहीं, और यहीं पर अदालत ने एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने इस मामले के व्यापक असर को समझा। उन्हें लगा कि ये दिक्कत तो और भी लोगों को आ रही होगी या आ सकती है। हाँ, बिल्कुल आ सकती है। तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया, मतलब सुओ मोटो कॉग्निजेंस। बिना किसी के अलग से याचिका दायर किए कोर्ट ने खुद ही मामले का दायरा बढ़ाया। स्वतः संज्ञान? अच्छा, कोर्ट ने खुद ही एक्शन लिया? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और पंजीकरण महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को भी इस मामले में पार्टी बनाया, रेस्पोंडेंट बना दिया। अच्छा, बड़े अधिकारियों को? जी, और उन्हें सीधे निर्देश दिया कि ये जो पर्ल सॉफ्टवेयर है इसे तुरंत ठीक किया जाए, इसे फौरन 5वीं अनुसूची में दिए गए कानूनी फॉर्मेट के पूरी तरह अनुरूप बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी और को ये परेशानी न झेलनी पड़े। एकदम सही।
ताकि आगे से जितने भी आवेदक आएं उन्हें बिना किसी दिक्कत के कानूनी रूप से पूरा और सही सर्टिफिकेट मिल सके। ये तो बहुत अच्छा कदम उठाया कोर्ट ने। मतलब सिर्फ एक केस का समाधान नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में सुधार का निर्देश दे दिया। हाँ, और इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिली अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। यह अनुच्छेद हाई कोर्ट को अधिकार देता है कि वो सरकार और अधिकारियों को निर्देश या रिट जारी कर सकते हैं, न सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी। जी, अनुच्छेद 226 की शक्तियां काफी व्यापक है। तो वाह, ये तो वाकई एक दूरगामी फैसला लगता है। सिर्फ एक जोड़े की समस्या हल नहीं की, बल्कि इस सिस्टम को ठीक करने का आदेश दे दिया। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, इस फैसले का महत्व क्या है, क्यों ये इतना अहम माना जा रहा है? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे सीधा जो प्रैक्टिकल कारण है, वो तो यही कि इसने उन हजारों, शायद लाखों जोड़ों की एक बड़ी व्यावहारिक समस्या का हल निकाला है। हाँ, जिन्हें विदेश जाने, वीजा पाने, प्रॉपर्टी के मामलों में या भारत में ही कई सरकारी योजनाओं या अधिकारों के लिए अपनी शादी की सही तारीख साबित करनी पड़ती है। बिल्कुल। पासपोर्ट बनवाने से लेके बच्चों के एडमिशन तक कई जगह जरूरत पड़ती है। जी, और बिना शादी की असल तारीख वाला सर्टिफिकेट उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता था या शायद किसी काम का ही न रहता। तो ये एक बड़ी राहत है। हाँ, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात हुई, लेकिन क्या इसका कोई बड़ा सैद्धांतिक मतलब भी है? कोई सिद्धांत स्थापित हुआ इससे? बिल्कुल है, और वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये फैसला एक बड़ा सिद्धांत स्थापित करता है। वो ये कि सरकारी विभाग अपनी प्रशासनिक सहूलियत या अपनी टेक्नोलॉजी की कमियों का बहाना बनाकर कानून की अनिवार्य जरूरतों से बच नहीं सकते। मतलब कानून सुप्रीम है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस ये कानून को ओवरराइड नहीं कर सकती। सिस्टम अपनी तकनीकी कमियों का हवाला देकर कानून को नजरअंदाज कर सकता है। इस केस ने साफ कर दिया, बिल्कुल नहीं। हाँ, और ये आज के डिजिटल युग में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये बहुत प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। हम हर तरफ सरकारी कामकाज को ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर आधारित होते देख रहे हैं। ये अच्छी बात है, इससे काम तेज हो सकता है, पारदर्शिता आ सकती है। हाँ, एफिशिएंसी बढ़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, इस ऑटोमेशन में ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी लोगों के अधिकारों को कमजोर न करे, बल्कि उन्हें और मजबूती दे। कहीं ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी सहूलियत के नाम पर हमारे कानूनी अधिकारों को ही सीमित कर दे। ये सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिजिटलीकरण की इस दौड़ में हम कानूनी बारीकियों और नागरिकों के जो स्थापित अधिकार हैं, उन्हें पीछे छोड़ते जा रहे हैं? यही सवाल इस फैसले के केंद्र में है। अदालत ने यही कहा कि डिजिटल सिस्टम्स को कानून की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिस्टम बना दिया और फिर कानून को उसके हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया जाए। सॉफ्टवेयर को कानून का पालन करना है, कानून को सॉफ्टवेयर करनी। बिल्कुल। विवाह जैसे महत्वपूर्ण जीवन के पड़ाव की जो कानूनी सच्चाई है, वो सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकती कि किसी सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने उसके लिए एक कॉलम या फील्ड नहीं बनाया। इस फैसले ने एक और बात साफ कर दी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। धारा 18 जो है स्पेशल मैरिज एक्ट की, हाँ, धारा 18, वो कहती है कि रजिस्ट्रेशन के बाद शादी को इस एक्ट के तहत संपन्न माना जाता है और बच्चों की वैधता वगैरह रजिस्ट्रेशन की तारीख से जुड़ती है। तो क्या इसका मतलब ये था कि शादी की मूल तारीख अप्रासंगिक हो गई? कोर्ट ने इस पर कुछ कहा? कोर्ट ने सीधे तौर पे इस विरोधाभास पर तो नहीं बोला, लेकिन फैसले का जो सार है वो यही है कि रजिस्ट्रेशन के कानूनी प्रभाव अपनी जगह हैं, लेकिन वो शादी की वास्तविक ऐतिहासिक तारीख को मिटा नहीं सकते। वो तारीख तो एक तथ्य है। हाँ, वो तो फैक्ट है। वो तथ्य कई और कानूनी अधिकारों और पहचान के लिए जरूरी है। उसे सर्टिफिकेट से हटा देना एक तरह से उस तथ्य को आधिकारिक रिकॉर्ड से मिटाने जैसा था, जिसे अदालत ने सही नहीं माना। मूल तारीख का अपना महत्व बना रहता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर केरल उच्च न्यायालय का ये फैसला सिर्फ एक सर्टिफिकेट की तारीख के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाता है। जी हाँ, ये एक जरूरी याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी और कानून के बीच संतुलन साधना कितना जरूरी है और इसमें प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए। हाँ, ये फैसला दिखाता है कि जब भी टेक्नोलॉजी और कानून आमने सामने हो, तो कानून का पालन सर्वोपरि होना चाहिए, खासकर जब बात नागरिकों के बुनियादी दस्तावेजों और अधिकारों की हो। बिल्कुल। ये फैसला कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करता है कि विवाह जैसे महत्वपूर्ण रिश्ते की प्रामाणिकता, जो किसी व्यक्ति की पहचान और विवश के लिए इतनी जरूरी है, वो सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलताओं या सॉफ्टवेयर की खामियों की भेंट न चढ़ जाए।
आज की इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल मेरे मन में उठ रहा है। जब हम शासन में, गवर्नेंस में तकनीकी प्रगति को इतनी तेजी से अपना रहे हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों और कानूनी जरूरतों के बीच सही संतुलन बना रहे? ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है और शायद इस पर और ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्या और भी ऐसे क्षेत्र हैं जैसे शायद जमीन के रिकॉर्ड या जन्म प्रमाण पत्र या हो सकता है पेंशन योजनाएं, जहां नई टेक्नोलॉजी अनजाने में ही सही मौजूदा कानूनी प्रक्रियाओं या नागरिकों के अधिकारों में कोई बाधा डाल रही हो? हो सकता है। हो सकता है ऐसी कई स्थितियां हो जिन पर हमारा ध्यान अभी तक ना गया हो। ये जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाते वक्त सिर्फ उसकी एफिशिएंसी या स्पीड ना देखें, हाँ, बल्कि ये भी परखें कि वो हमारे जो कानून हैं, जो अधिकार हैं, उनके पूरे ढांचे में सही तरह से फिट होती है या नहीं। कहीं वो किसी ज़रूरत को अनदेखा तो नहीं कर रही। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी एक सहायक बने, मालिक नहीं। कानून का राज, रूल ऑफ लॉ, वो सॉफ्टवेयर के राज से हमेशा ऊपर रहना चाहिए। शायद यही इस फैसले का सबसे बड़ा सबक है। बहुत खूब। तो ये था केरल हाई कोर्ट के फैसले पर हमारा विश्लेषण। एक सर्टिफिकेट की तारीख के छोटे से दिखने वाले मुद्दे से शुरू होकर ये मामला कानून, टेक्नोलॉजी और नागरिक अधिकारों के बड़े सवालों तक पहुंच गया। जी हाँ, सोचने के लिए काफी कुछ है इसमें। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बिंदु जरूर छोड़ा है इस फैसले ने हम सबके सोचने के लिए।